हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आई हूं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक की सेंट्रल डॉगमा के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो आप लोगों ने डायग्राम बना हुआ भी देखा होगा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किन प्रक्रियाओं के बारे में ये सेंट्रल डॉगमा की इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है, इन सभी के बारे में आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा के अंदर अगर हम लोग बात करें, यहां पर हेडिंग लगा लेना बच्चों सभी लोग, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के अंदर क्या क्या होता है, क्यों इसे ये कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे अंदर, हम लोग इसके अंदर बात करेंगे सिर्फ ह्यूमंस की, तो हमारे अंदर बच्चों एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो श्रृंखलाओं के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे प्रोटीन बनाने के लिए कोड जो होता है वो छुपा हुआ रहता है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं वही आगे जाकर के प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के क्रम से, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ये डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोटीन जो है वो बनने वाला है। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे अंदर डीएनए जो होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में हमारे अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, डिवीजन से ठीक पहले, विभाजन से ठीक पहले, जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में बदलती है उससे जस्ट पहले इसी डीएनए की कॉपी होती है। जैसे आप लोगों ने फोटोकॉपी करवाई होगी, उसी प्रकार से इस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। तो सबसे पहला चरण तो यही होता है कि इस डीएनए की खुद की कॉपी बनती है। और कॉपी बनने के बाद में ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाएगा इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेप्लिकेशन, जो कि पहला चरण होता है। रेप्लिकेशन। अभी भी हमने प्रोटीन तो नहीं बनाया है, हमारा उद्देश्य क्या है कि भैया प्रोटीन बनाना है हमें। तो डीएनए से डीएनए तो हमने बना लिया है। सेल डिवीजन से ठीक पहले जिस प्रक्रिया से बनाया उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। अब हमें क्या बनाना है? डीएनए से एमआरएनए बनाना है, क्योंकि डीएनए से डायरेक्टली हम लोग प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। तो दूसरा चरण क्या होता है? इस डीएनए से बनाया जाता है आरएनए। क्या बनाया जाता है बच्चों? आरएनए बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। या जिसे हम लोग कह देते हैं अनुलेखन। क्या कहते हैं बच्चों? अनुलेखन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है? तो सबसे बड़ी गलतफहमी बच्चों को ये होती है कि डीएनए से सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। नहीं बच्चों, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तीनों ही प्रकार के, यानी कि एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, तीनों ही प्रकार के आरएनए जो होते हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनते हैं, अनुलेखन के द्वारा बनते हैं। यहां पर अभी भी प्रोटीन जो है वो नहीं बना है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें इस आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए जो होता है उसके पास में कोडोन पाए जाते हैं कि वो आगे जाकर के प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो जब हमें प्रोटीन बनाना होता है तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, यहां से एमआरएनए जो होता है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है बच्चों? प्रोटीन का निर्माण होता है। एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन, या फिर इसे हम लोग कह देते हैं अनुवादन, या हम लोग इसे क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, उसके पास में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो होता है उससे क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए से सभी प्रकार के आरएनए जो है वो बनाए जा सकते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। पर अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए यानी कि दूध आरएनए जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही आगे जाकर के प्रोटीन के लिए कोड करता है। और इन तीनों चरणों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा। क्या कहा जाता है बच्चों? सेंट्रल डॉगमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, एक मॉडिफाइड प्रकार का सेंट्रल डॉगमा जो है वो भी उपस्थित होता है। तो बात करते हैं बच्चों अगली, अगर हम लोग मॉडिफाइड सेंट्रल डॉगमा की,
मॉडिफाइड सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? यहां पर तो अभी हमने बोला कि mRNA से प्रोटीन बन रहा है, पर वहां पर ध्यान देना बेटा, mRNA से डीएनए बनने की प्रक्रिया को, किसको बच्चों? आरएनए से अगर मैं बात करूं, मुझे वापस से डीएनए बनाना है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसे कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये आ जाना चाहिए कि क्या सभी जंतुओं के अंदर, हमारे अंदर भी आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है? नहीं बेटा, ये जो प्रक्रिया मैंने यहां पर लिखी है आरएनए से डीएनए बनाने की, वापस से ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए वायरस के अंदर ही पाई जाती हैं। किसके अंदर? आरएनए वायरस के अंदर ही इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इस वायरस के पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो आरएनए को टेम्पलेट की भांति काम में लेकर के डीएनए का निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर ऐसे एंजाइम जो आरएनए को टेम्पलेट की भांति काम में लेते हैं और डीएनए बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है, इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो आपको पता है कि कहां पे काम में ली जाती है? सीडीएनए बनाने के लिए काम में ली जाती है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम में ली जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग एमआरएनए को काम में लेकर के क्या बनाते हैं बच्चों? सीडीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने बायोटेक पढ़ा है तो आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस के बारे में जरूर पता होगा। तो सेंट्रल डॉगमा बहुत ईजी है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आई थिंक सो कि जो सेंट्रल डॉगमा वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक और बात यहां पर सुनते हुए जाओ बच्चों, कि क्यों हम लोग डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं। हमारे अंदर हम डीएनए को ही क्यों एज ए जेनेटिक मटेरियल मानते हैं? क्यों हमारे अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है? पहला रीजन इसका ये है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, आरएनए कम स्टेबल है डीएनए से। साथ ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि डीएनए के पास में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू राइबोज शुगर जो प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, डीएनए जो होता है उसके पास में पाया जाता है थाइमीन, और आरएनए के पास में पाया जाता है यूरासिल। तो अगर हम लोग बात करें थाइमीन की, थाइमीन ज्यादा स्टेबल होता है यूरासिल से। क्यों? क्योंकि थाइमीन होता है 5 मिथाइल यूरासिल। तो यूरासिल के पास में एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये रीजन है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए उसे जेनेटिक मटेरियल कहा गया है। आरएनए कम स्टेबल है। आरएनए सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर की तरह काम करती है। किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आरएनए एक जरिया है ट्रांसमिशन का जेनेटिक मटेरियल का, है ना। तो अगर आरएनए को बीच में रखा गया है तो वो क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो इसीलिए आरएनए ट्रांसमिशन के लिए काम होता है और डीएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल काम में लिया जाता है। तो आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर, और हाँ, साथ ही साथ इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।